यस, नेशनल इनकम में पलक वो सामने वाली लाइट ऑफ कर दे, साइड वाली भी कर देना। कल हम लोगों ने नेशनल इनकम स्टार्ट किया, आपको मैंने कंसेप्ट 1, 2 और 3 की कल बात करी। एक बार रिवीजन, क्या क्या पढ़ाया मैंने। कंसेप्ट 1 में पढ़ाया व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम और फीचर्स। नेशनल इनकम का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी माल बनता है, जितना भी फाइनल माल, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में 4 चीज़ें बताई। एक तो इसमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको रिकॉर्ड किया जाता है? सिर्फ फाइनल गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको किया जाता है? ये एक तरह का फ्लो कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट वो चीज़ होती है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर की जाए, ठीक है। और मैंने कहा था ये अब आगे आएगा, फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है, और इनफैक्ट सब कुछ ही आगे आएगा। कल तो मैंने सिर्फ आपको फीचर बताया, फाइनल गुड्स का मतलब भी अभी आपको नहीं बताया मैंने, क्या फाइनल है क्या फाइनल नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आज समझेंगे हम लोग, फ्लो कंसेप्ट है। और नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होती है, और एक अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है अप्रैल से मार्च। इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट 1 में एक तरीके से फीचर और बेसिक पढ़ाया। उसके बाद नीचे दे रखी थी इंपॉर्टेंस, वो मैंने कहा कि इतनी रिलेवेंट नहीं है, बोर्ड में आने लायक नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बता दी थी। हमारे देश का इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करता है। हमारे इकोनॉमी में कितने स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हमें नेशनल इनकम से पता चलता है। और किसी भी देश को अपनी पॉलिसी फॉर्म करनी हो तो वो नेशनल इनकम के हिसाब से अपनी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, ऐसी कुछ छोटी बड़ी बातें फ़ायदे में आप लिख सकते हो, लेकिन आने लायक नहीं है। कंसेप्ट नंबर 2 में पढ़ाया मैंने तुम्हें नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? सवाल ये है कि क्या कोई देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हो तो वहाँ का प्रोडक्शन प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, ये सवाल। और इसका जवाब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होने से कुछ भी नहीं होता। आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को कितना जल्दी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, उससे फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन इट इज़ नॉट अ गारंटी दैट your GDP would also be high. We have taken examples of some countries which are not rich in natural resources. They are poor in natural resources, but still their GDP is very much high. And on the other side, there are some countries which are rich in natural resources, but their GDP was not so high. जापान जैसी कंट्री की बात करी जो नेचुरल रिसोर्सेज में इतनी रिच नहीं है, फिर भी उनका जीडीपी बहुत अच्छा है क्योंकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा है। और अफ्रीका की बात करी जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे बहुत सी चीज़ें हैं, नेचर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनका प्रोडक्शन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो कितनी सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ पुअर है। खैर, अफ्रीका के पुअर होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, अपन उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अफ्रीका जितने नेचुरल रिसोर्सेज अगर किसी और देश के पास होते तो उसकी हालत एटलीस्ट अफ्रीका जैसी तो नहीं होती। इतना फॉरेस्ट कवर होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक बार पहले कभी क्लास में कहा था, अफ्रीका में काले गोरे विवाद की वजह से भी वो लोग बहुत पीछे रह गए, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का जो कॉन्फ्लिक्ट है आज तक भी है, जिम्बाब्वे के लिए भी बोला था, उसकी भी हालत इसी वजह से हुई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन भी ले डूबा उसको। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे उनके पास। इसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 3 की बात करी कि सिटीज़न कौन होता है और रेसिडेंट कौन होता है, ठीक है। इसकी भी कल हमने बात कर ली थी, डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में। जिस कंट्री में आप जन्म लेते हो वहाँ के आप सिटीज़न कहलाते हो। क्या कहलाते हो? और जिस कंट्री में आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाया करता है, क्या लाया करता है, आप उस कंट्री के रेसिडेंट कहलाते हो। क्या कहलाते हो? इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बट फॉर योर लाइवलीहुड यू हैव शिफ्टेड टू दुबई और अमेरिका और सिंगापुर, सो यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो
तो इंडिया के लिए आप एनआरआई हो गए, फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या हो गए, इसीलिए एनआरआई का मतलब ये होता है। एनआरआई मतलब होता है जो इंडिया में पैदा तो हुआ है लेकिन कमाने के लिए वो बाहर चला गया। लेकिन एनआरआई का मतलब वो नहीं होता जो रहने के लिए बाहर चला गया और अब वो वहीं रहता है, फिर वो कभी यहाँ आता ही नहीं है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर चले गए, वो बाहर ही है, वो यहाँ आते ही नहीं है, तो फिर तो हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है, ना वो एनआरआई है ना रेसिडेंट है, सिर्फ वो सिटीजन है इंडिया के। और अब अगर वो वहीं रहते हैं तो हो सकता है वो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले लें, तो फिर हम सिटीजनशिप से भी हटा देंगे उसे, समझ गए। खैर कल मैंने आपको बात करी बर्थ, सिटीजनशिप, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, रेसिडेंट, ये एक तरीके का लीगल कंसेप्ट है, ये एक तरीके का इकोनॉमिक कंसेप्ट है। एक बंदा एक कंट्री का सिटीजन दूसरे का रेसिडेंट हो सकता है, और एक बंदा एक ही कंट्री का सिटीजन और एक ही कंट्री का, आप सब इंडिया के रेसिडेंट हो और इंडिया के ही सिटीजन हो, ठीक है। तो हम लोग इंडिया के ही रेसिडेंट भी है और सिटीजन भी है, पैदा भी यहीं हुए हैं, और हमारे अर्निंग, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बता था, अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्स उस कंट्री में होने चाहिए पहला, और आप वहां पे रिसाइड करते हो दूसरा। दो बातें हैं, रिसाइड करते हो और अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्स है, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों ने कल करी थी। बारिश आ रही है क्या? फिर चाबी किसकी चाबी? गाड़ी की। लाओ, कल तक हम लोगों ने सिटीजन रेसिडेंट की बात कर ली थी, आगे आओ। नीचे मैंने पॉइंट्स टू बी नोटेड दे रखे हैं, इसको रीड नहीं किया था, एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ इंटरेस्ट? इट इम्प्लाइज टू थिंग, द पर्सन इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, एंड सेकेंड, पर्सन कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया है तो इसका मतलब क्या है, लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। एक तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसाइड करते हो और आपके अर्निंग स्पेंडिंग के सोर्सेज भी वहीं से जनरेट, जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, आप सब उसी लोकेशन से। आज अलाउ कर रहा हूँ, अब से टाइम पे आना, 15-15, 20-20 मिनट लेट आते हो। यहाँ आ गया, एनआरआई कौन होता है? एनआरआई अभी बताया, अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। जो इंडिया का सिटीजन है, रेसिडेंट, जैसे मेरा भाई सिटीजन इंडिया का है, रेसिडेंट दुबई का है, तो इंडिया के लिए वो हो गया एनआरआई, नॉन बट है इंडियन, नॉन बट इंडियन है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई। समझे मेरे बच्चों? तो ये कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनआरआई, तो क्या बोलोगे? एनआरआई इज अ पर्सन हु हैज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बट हु इज नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज रेसिडेंट ऑफ सम अनदर कंट्री। रेसिडेंट के अंदर नेशनल और नॉन नेशनल दोनों आते हैं। ये एग्जाम में आया था एक बार कि रेसिडेंट में नेशनल और नॉन नेशनल दोनों आते हैं, एक्सप्लेन करो, ठीक है। करो स्वाति, स्नेहा, नहीं पढ़ना मत। देखिए एक लाइन आई एग्जाम में, रेसिडेंट के अंदर नेशनल और नॉन नेशनल दोनों आते हैं, एक्सप्लेन करो। सर वो मतलब रेसिडेंट जो है वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है, और नॉन जो नेशनल है वो कंट्री का सिटीजन हो सकता है। थोड़ा और कोई ढंग से समझाएगा? तू बता अर्चिता। रेसिडेंट इंक्लूड नेशनल एंड नॉन नेशनल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन करना है आपको। रेसिडेंट में नेशनल नॉन नेशनल दोनों आते हैं। तू बता अभिजीत, पीछे। रेसिडेंट इंक्लूड नेशनल एंड नॉन नेशनल बोथ, बड़ा सिंपल आंसर है इसका, जल्दी बता। तेज बोल, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बोल। ठीक है बेटा, कल से लेट आए हो ना, अंदर नहीं आने दूंगा। 15 मिनट 20 मिनट लेट आए हो, टाइम क्या है भाई? एक तो रोज़ रोज़ टाइम मत पूछा करो। आपका टाइम 3:30 से 4:15 बिजनेस है, 4:15 से 5 इको है, 5 से 6 अकाउंट्स है, ये कंप्लीट है।
अगर अब दिल्ली सर की क्लास नहीं है तो फिर मेरी क्लास मेरे टाइम पे ही है, आगे पीछे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये फिक्स है पूरे साल भर, मैंने उस दिन ही बोल दिया था। तो कभी अगर उनकी क्लास ऑफ है तो सीधे से तुम्हें 4:15 आ जाना है बिना पूछे। उनकी क्लास है 3:30 से 4:15, ठीक है। वो तो कल टेस्ट था तो इसलिए तुम्हें 15 मिनट जल्दी बुला लिया था। चलो सुनो, रेसिडेंट के अंदर नेशनल और नॉन नेशनल दोनों आते हैं। अभी आप सबकी नेशनैलिटी क्या है? मेरी इंडियन, तो हम इंडिया के नेशनल्स हैं। सुनना बराबर, जैकलीन फर्नांडिस की नेशनैलिटी इंडिया है, कैटरीना कैफ की, अक्षय कुमार की, इनकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, तो ये नॉन नेशनल है। क्या है? लेकिन क्या ये रेसिडेंट है इंडिया के? जैकलीन वगैरह सब रेसिडेंट है, और आप और हम भी रेसिडेंट है। तो इसका मतलब रेसिडेंट में नेशनल और नॉन नेशनल दोनों आते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में आया था रेसिडेंट इंक्लूड नेशनल एंड नॉन नेशनल, इन्वर्टेड कॉमा में, और नीचे लिखा होता है एक्सप्लेन। तो बस इसको एक्सप्लेन करना था। कैसे? दोज पर्सन हु हैव टेकन बर्थ इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इफ देयर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो लाई इन इंडिया देन दे विल ऑल्सो कॉल्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो रेसिडेंट इंक्लूड नेशनल्स but it include non-national also. Those person who have taken birth in some another country but whose center of interest lie in India, they are also called resident of India. So the given statement is correct. Resident include national as well as resident के अंदर national भी आते हैं और एग्जाम्पल याद रखना, हम सब नेशनल है, जैकलीन और कैटरीना नॉन नेशनल है, लेकिन वो दोनों और हम सब सभी इंडिया के रेसिडेंट है। क्या है? ठीक है। If Indian citizen working in America, he is national for India and non-national as well as resident of America. Similarly, if Indian citizen working in India, he is said to be national as well as resident of. यहाँ का बंदा यहीं काम कर रहा है, सिटीजन भी है, रेसिडेंट भी है। यहाँ का बंदा यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पैदा हुआ है, काम बाहर कर रहा है, तो वो यहाँ का सिर्फ सिटीजन है, यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। और उसी तरीके से बाहर का बंदा यहाँ काम कर रहा है तो वो यहाँ के लिए क्या है? रेसिडेंट है। ये रेसिडेंट का कंसेप्ट समझ में आया बराबर सबको? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, ऑल इंडियन सिटीजन वर्किंग वाला, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना उस पॉइंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है ये। देखो, एक इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन, ये है देवांश, ठीक है। ये देवांश है, इंडिया में पैदा हुए हैं भाई, लेकिन ये जॉब कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें जॉब कर रहे हैं? जैसे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अमेरिका की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है, तो ये इंटरनेशनल है। क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो मिस्टर देवांश इज वर्किंग इन सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सुनो, ये सिर्फ सिटीजन है इंडिया का, लेकिन ये काम कहाँ कर रहा है? इंटरनेशनल। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ है तो ये यहाँ काम कर रहा है, तो ये इंडिया के सिटीजन के साथ रेसिडेंट भी इंडिया का ही कहलाएगा। काम बाहर कर रहा है, जो काम मेरा भाई काम बाहर कर रहा है वो रेसिडेंट है इंडिया का? मेरा भाई दुबई में काम कर रहा है, रेसिडेंट है? नहीं है, नहीं है ना। आप लोगों की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में जॉब लग गई, आप रेसिडेंट कहलाओगे इंडिया के? किसी की सिंगापुर में लग गई, वो कहलाएगा रेसिडेंट? नहीं। लेकिन ये देवांश के साथ ही है ये बात, बस कि देवांश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, वर्ल्ड बैंक में जॉब लग गई इसकी, कौन सी लगी वो नहीं बताऊंगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक में इसकी जॉब लग गई। तो हमारा देवांश, क्योंकि ये हमारे भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है, तो हमारा देवांश इंडिया का ही रेसिडेंट कहलाएगा। अब पीछे मुझे
काव्या बताएगा ऐसा क्यों। नहीं, इनकी ब्रांच भी इंडिया में नहीं है, ब्रांच भी बाहर है। वर्ल्ड बैंक की कौन सी ब्रांच इंडिया में है? मजा ना आ जाए हमें, वर्ल्ड बैंक की ब्रांच इंडिया में हो, हम सबसे पहले उसे लूटे, सबसे पहले स्कैम वहां करें हम। बताओ भाई काव्या, तू बता भाई भावेश अग्रवाल, तेज बोल। हाँ, इंटरनेशनल में इंडिया भी आता है, इसलिए इंडिया में ले लिया, ये बढ़िया है। बड़ा अच्छा लॉजिक है इसका, अगर तुम कंसेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे हो तो बता दोगे तुम इसका लॉजिक। तू बता मेरा चिन्नू, मास्क हटा के तेज बोल एकदम। वेरी गुड। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देश इन्वॉल्व है। नहीं, ये कौन सा टाइम है? ये बहुत, इतने सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किसी एक देश के नहीं है, इनमें बहुत सारे देश हैं। तो अगर हम लोग इसके अंदर काम करने वाले सिर्फ इंडियन ही थोड़ी होंगे, अमेरिका का भी बंदा काम कर रहा होगा, जापान का भी होगा, रशिया का भी होगा। तो अगर इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम एक देश का मान लेंगे, जिस देश में ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस देश को तो फायदा हो जाएगा, उनका जीडीपी तो जबरदस्ती ज़्यादा आएगा। जैसे मेरी जितनी सूद बूद है ये मैक्सिमम सब अमेरिका में है, इनके हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, डब्ल्यूटीओ का, इनके हेडक्वार्टर्स सारे अमेरिका में है। तो साला तुम लोग सारा जीडीपी तुम ले जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल समझदारी से ये काम किया कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो ये किसी एक देश की नहीं है। बड़ी अच्छी बात बोली उसने, इसमें सारे देश शामिल है। तो इसमें जो बंदा काम कर रहा होगा वो अपना शेयर अपने देश में ले जाएगा, भले वो काम कहीं भी कर रहा हो। तो अगर मेरा भाई दुबई की जगह अगर वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, मेरा भाई देवांश, तो ये जितना भी पैसा खींच के लाएगा वो सब इंडिया के जीडीपी में आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा? इंडिया का। और उसी तरीके से इस वर्ल्ड बैंक में कोई जापानीज काम कर रहा है, ये बालक, तो ये सारी इनकम कहाँ ले जाएगा? जापान। ये कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा? जापान का। काम सब कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका में। उसी तरीके से कोई चाइनीज काम कर रहा है इधर, तो वो सारी इनकम कहाँ खींच के ले जाएगा? चाइना। जबकि ये सब काम कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका में। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में है, काम करने सब बाहर जा रहे हो, फिर भी क्योंकि इंडियन हो ना तो इंडिया में ले आओ। अमेरिकन है, अमेरिका में ही रह जाएगा। जापान का है, जापान। चाइना है, चाइना। ये बात मैंने बता दी, याद भी हो गई, लेकिन तुम लोग गड़बड़ मत करना। एक तरीके से ये मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया है, हमें एक्सेप्शन ही याद रह जाता है, फिर बेसिक मत भूल जाना। मेरा भाई अगर दुबई में काम कर रहा है तो वो दुबई का रेसिडेंट है, इंडिया का नहीं है। मेरा भाई दुबई का है रेसिडेंट, इंडिया का। लेकिन ये मेरा दूसरा भाई ये अमेरिका में काम कर रहा है, ये अमेरिका का रेसिडेंट ना होकर इंडिया का हो गया। बस इतना सा फर्क आ गया कि मेरा भाई किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। समझे? ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, गड़बड़ मत करना। एवरी इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी डीम्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। हाँ मेरे लाल, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। प्राइवेट थोड़ी है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, हम भी पार्ट है इसके। ये यूनाइटेड नेशंस का काम होता है, ह्यूमन राइट्स की काम बात करते हैं ये लोग, किसी के ह्यूमन राइट्स अफेक्ट ना हो। वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर वहाँ पे किसी के साथ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यूनेस्को है, इमारतों पे काम करता है ना, वर्ल्ड बैंक पैसों में, आईएमएफ पैसों में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की जागीर नहीं है, लेकिन इन सब ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में हैं। तो अगर इनमें काम करने वाले सारे लोग अमेरिकन माने जाते, रेसिडेंट माने जाते, तो अमेरिका का जीडीपी तो पहले ही बहुत हाई है, और बहुत। तो ये रूल लाया गया कि यहाँ जो काम कर रहा है वो उसी देश का रेसिडेंट माना जाएगा जिस देश से वो बिलोंग करता है।
चेरू एक बात बता, अक्षय कुमार अगर वर्ल्ड बैंक में काम करता है, अक्षय कुमार ठीक है, वर्ल्ड बैंक में जॉब लग गई उसकी, वो वहाँ काम करता है ठीक है, तो वो कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा? हाँ, तो अगर उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है तो वो कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा? और इंडिया की सिटीजनशिप है तो इंडिया का। समझ गए? कंसेप्ट नंबर 4 पे बात करते हैं आज। 3 कंसेप्ट की हमने कल बात करी, आज रिवाइज किया। कंसेप्ट नंबर 4 मार्क करो, डोमेस्टिक टेरिटरी। 1 मिनट रुक जा मेरे लाल। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ क्या बेटा? कनाडा ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ कर रही है। हाँ, फिर क्या होगा? तुझे जहाँ की एक की छोड़नी पड़ेगी। यही तो हुआ ना उसके केस में। कनाडा अलाउ करता है ड्यूअल सिटीजनशिप, तो उसने कहा आप कनाडा की ले लो। इंडिया अगर अलाउ नहीं कर रहा ड्यूअल सिटीजनशिप, तो इंडिया ने कहा अगर वहाँ की लेनी है तो यहाँ की छोड़ दो। कल बात हुई तो थी। और सिटीजनशिप में अपन ना ही पढ़े तो बढ़िया है, क्योंकि सिटीजनशिप के नॉर्म्स हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। सिटीजनशिप के नॉर्म्स हर कंट्री के अलग अलग है। कौन कैसे सिटीजनशिप देगा, ये एक बहुत उस कंट्री का एक इंटरनल मैटर है, वो जैसे भी देना चाहे। चलो, कंसेप्ट नंबर 4 मार्क करो, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या मार्क करो? इस पर चर्चा थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से याद करवाना है मुझे ये तुम्हें। मेरी तरफ देखो। कोई अगर आपसे बोले कि सिर्फ वही माल जीडीपी में आएगा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया गया है, तो फिर उससे पूछेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है भाई, तू बता। हमारी यहाँ से लेकर वहाँ तक ये है मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी, कहाँ तक है? अब हम बोलेंगे कि कश्मीर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, बंगाल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, मुंबई है, गुजरात है। तो ऐसे गिनाने थोड़ी बैठेंगे, डेफिनेशन होनी चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? तो एक बहुत शानदार डेफिनेशन है जो मैंने इस नोट्स में लिखी है। डोमेस्टिक टेरिटरी उस जगह को बोला जाता है जिस जगह के अंदर आप पर्सन, कैपिटल और गुड्स को फ्रीली मूव करा सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। मैं यहाँ से कोलकाता जा सकता हूँ, वीज़ा लगेगा क्या? कोई रेस्ट्रिक्शन है? पासपोर्ट लगेगा? तो कोलकाता मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। मैं यहाँ से मुंबई माल भेज सकता हूँ, वीज़ा पासपोर्ट लगेगा? कोई परमिट लेना पड़ेगा? टैक्सेस है तो बस टैक्सेस देने हैं बस, और भेज सकता हूँ ना, तो मुंबई भी मेरी। यहाँ से मुझे नोएडा पैसा ट्रांसफ़र करना है, कर सकता हूँ? कोई परमिट लगेगा? सेंट्रल बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी? तो वो भी मेरी डोमेस्टिक। मुझे यहाँ से चाइना माल भेजना है, परमिट लगेगा? पैसा भेजना है, परमिशन लगेगी? मुझे खुद चाइना जाना है, पासपोर्ट लगेगा? तो चाइना मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कंसेप्ट फ्रीडम पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? जिस हिस्से तक आपको फ्रीडम मिल रही है वो हिस्सा आपकी क्या है? जहां फ्रीडम खत्म, डोमेस्टिक टेरिटरी। उस दिन बताया था आपको कि कच्छ की जो बॉर्डर है गुजरात में तो बॉर्डर अगर आप देखोगे तो ये तार वार लगे हुए हैं, वो बॉर्डर देखने जाते हैं, और ये बस पाँव को उधर रखो और पाकिस्तान शुरू। कश्मीर में जो कारगिल में बॉर्डर है वो भी ऐसे ही है, ठीक है, कि ये कारगिल है, ठीक है, ये यहाँ तक इंडिया, और एक तार वार लगा रखे हैं बस, एक
पांव उधर करा और पाकिस्तान। तो जमीन तो देखो कितनी जुड़ी हुई है, फ्रीडम खत्म हो गई वहां और उनकी यहां, तो डोमेस्टिक टेरिटरी कम्स टू एन एंड। पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट किस पे है मेरे बच्चों? फ्रीडम पे। किस पे है? लिख दोगे इसको? पढ़ो जरा। डोमेस्टिक टेरिटरी इज दैट ज्योग्राफिकल एरिया और पॉलिटिकल एरिया विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल कैन बी सर्क्यूलेटेड। द मेन क्राइटेरिया फॉर द डेफिनेशन इज फ्रीडम। पूरा क्राइटेरिया किस पे डिपेंड है? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय फ्रीडम इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, हैंस दीज फॉरेन एम्बेसीज आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। बहुत अच्छी बात लिखी है, अंडरलाइन कर ही लिया होगा आपने। एम्बेसी सुना है क्या मेरे बच्चों आपने? एम्बेसी सुना है आपने? क्या होता है दिव्यांश एम्बेसी? तो बोल, और किसने हाँ बोला था? हाँ बेटा, गुड, पार्टली करेक्ट। एम्बेसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा समझ लो, जो विदेश में आपके जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए खुलती है, या वहाँ के लोग आपके देश में आना चाहते हैं तो उनकी मदद करने के लिए खुलती है। जैसे एम्बेसी कभी भी जिस देश की है उस देश में नहीं खुलेगी। इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, इंडियन एम्बेसी कहाँ होगी? जापान में, और कहाँ होगी? अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में, 200 कंट्रीज़ में नहीं, जहाँ जहाँ मेन हमारा ट्रेड होता है, जहाँ हमारे लोग रहते हैं और जहाँ से हमारे यहाँ लोग आते हैं, वहाँ हम क्या खोल लेते हैं? एम्बेसी। उस देश की कैपिटल में खोलते हैं। जैसे शायद जापान की कैपिटल क्या टोक्यो है, तो टोक्यो में होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पाकिस्तान की जो कराची है अगर, तो कराची में होगा। तो जिस जिस जगह पे कैपिटल है ना, वहाँ पे हम उनकी अपनी एम्बेसी खोल लेंगे। तो ये एम्बेसी में, ये भले जापान में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में है, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल हमारा है, फ्रीडम नहीं गया है हमारा, ये फ्रीडम हमारा ही रहेगा। तो इसलिए एम्बेसी हमेशा इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट माना, भले ये दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन रशिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी, इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ डैश, इंडिया, रशिया, नन ऑफ द अबव, बोथ। इंडिया। क्या लिखोगे? इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, कहाँ आएगी? इंडिया। इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, इंडिया में। हमारी एम्बेसी दुनिया की किसी भी कोने में हो, कहाँ का पार्ट मानी जाएगी? उसी तरीके से पलक, पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में सिचुएटेड है, कहाँ का पार्ट मानी जाएगी? पक्का? चाइना की एम्बेसी है दिल्ली में, कहाँ का पार्ट होगी? चाइना। तो सर ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं, फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, फ्रीडम चला गया। इन एम्बेसीज पे हमारा कंट्रोल। हम पाकिस्तान की एम्बेसी में या चाइना की एम्बेसी में जाके ये नहीं बोल सकते तुम जाओ यहाँ से, वो हमसे डील भी नहीं करते, वो अपने में रहेंगे बस। लॉ में पढ़ाता हूँ मैं, एम्बेसी के जो लोग होते हैं उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं। तो इन एम्बेसडर्स के साथ डील है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, तेल शैम्पू नहीं बेच रहे ये लोग, कंट्री के एम्बेसडर है ये, ब्रांड के नहीं। किसके? ये अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। तो ये जब यहाँ आते हैं तो इनके साथ अपन को डील भी नहीं करना होता, क्योंकि इनके ऊपर भारत का कोई कानून लागू नहीं होता। ये अपने आइसोलेशन में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पासपोर्ट का काम, वीज़ा का काम, कोई कुछ अटक गया वो काम, बस। इनका कोई इंडिया से कोई लेना देना, इनके ऊपर हमारा फ्रीडम भी नहीं है। तो इसलिए ये हमारी टेरिटरी का पार्ट। तो याद रखना, अगर जापान की एम्बेसी, अमेरिका की, पाकिस्तान की, चाइना की, रशिया की एम्बेसी सिचुएटेड है दिल्ली में, दिल्ली में है ये सब,
फिर भी ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और हमारी इंडिया की एम्बेसी अगर इन जगह पर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। समझे? पक्का? गड़बड़ करना मत, इसमें नंबर कट जाएंगे नहीं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पहले तो तुम लिखोगे फ्रीडम वाली बात, फिर लिखोगे एम्बेसी वाली बात। कौन सी बात? इंडियन एम्बेसी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट हैज बीन सिचुएटेड। और ये तो समझ में आ गया ना, खुद के देश की एम्बेसी कभी इंडिया में, इंडियन एम्बेसी इंडिया में होगी? इंडिया में तो गवर्नमेंट है ना, हमें कोई प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट है, पुलिस है, मिलिट्री है, नेवी है, सब हमारे हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो है हमें बचाने के लिए। लेकिन इंडिया का कोई बंदा वहाँ पाकिस्तान में है और उसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ की सरकार उसकी हेल्प थोड़ी करेगी, वो बेचारा कहाँ जाएगा? हमारी एम्बेसी में। इसलिए हम एम्बेसी खोलते हैं। हर देश में हमारी एम्बेसी है, हर देश में, मतलब शायद मेरे हिसाब से इंडिया की एम्बेसी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इंडियंस सब जगह फैले हुए हैं। तो हम लोगों की मदद करने के लिए सरकार वहाँ पे क्या खोलती है? एम्बेसीज। अब याद रहेगा एम्बेसी का कंसेप्ट, गड़बड़ मत करना, ठीक है? एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसी के अंदर है, मतलब कंसेप्ट 4 ही चल रहा है ये। मैं कुछ 3-4 ऐसे लोग बताऊंगा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, जो लग रहा था कि होंगे कि नहीं होंगे, तो क्लैरिफाई कर रखा कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और 5 लोग ऐसे बताऊंगा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने के बाद भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ये इंडिया के रेसिडेंट, इंडिया में रहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रेसिडेंट। ऐसे 5 लोग और ऐसे 4 लोगों की चर्चा करनी। ध्यान से सुनना। पहले वो लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, फिर वो लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट पहले। एयरक्राफ्ट, प्लेन जब उड़ता है तो ये पता लगाना मुश्किल है उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया है कि नहीं है, क्योंकि वो अपना फ्रीडम तो खो देगा। अब एयर इंडिया का प्लेन एयर इंडिया में थोड़ी रहेगा, वो तो पूरी कंट्री में घूमेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो इनका कहना है एयरक्राफ्ट जहाँ से ऑपरेट होते हैं ना, ये वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने, भले ये उस देश में आए या एयर इंडिया का कोई भी प्लेन इंडिया में आए ही ना, बाहर ही घूमता रहे, पार्ट किसका माना जाएगा? तुम्हें पहले ये समझ में आना चाहिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। तुम जब तक ये नहीं जानोगे क्या डोमेस्टिक टेरिटरी है, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो नेशनल इनकम में आएगा कि इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये लेक्चर्स को बहुत सीरियसली लेना। नेशनल इनकम में बिना थ्योरी पढ़े प्रैक्टिकल नहीं पढ़ सकते। इसका जितना भी प्रैक्टिकल आएगा ना, उसमें थ्योरी उतनी ही ज़रूरी है। जवाब देने पड़ेंगे आपको, ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये बराबर सुनना। तो एयरक्राफ्ट जहाँ से ऑपरेट होते हैं, कतर एयरलाइंस का नाम सुना है तुम लोगों ने? वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयरलाइंस है कतर एयरलाइंस। करना कभी सर्च उसके बारे में। कतर से ऑपरेट होती है, और कतर जरा सा देश है। इतने छोटे से देश की एयरलाइन इतनी आगे कैसे चली गई? तो उसके प्लेन क्या कतर में रहते होंगे क्या? उसके ऑपरेशंस तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। उनके प्लेन भी बहुत सारी जगह जाते हैं, कमाते हैं, अरबों खरबों कमाती है वो एयरलाइन। तो वो कतर एयरलाइंस के जितने भी एयरक्राफ्ट है वो सब किसकी टेरिटरी में आएंगे? भले वो कतर में कभी जाए या ना जाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट का क्या रूल है, जहाँ से ऑपरेट होंगे वो वहीं की टेरिटरी में माना। सेम यही रूल शिप पे भी है। शिप में भी यही है, जहाँ से ऑपरेट हुए हैं वहीं की टेरिटरी का पार्ट माना शिप और एयरक्राफ्ट। अब बात करते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर की। बहुत शानदार चीज़ है। हमने स्पेस की बात कर ली, ज़मीन की भी बात कर ली कि जहाँ बॉर्डर लगी हुई है वो सब हमारा देश है, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। समुंदर की भी बात कर लें। अभी कोई समुंदर में कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मच्छियाँ पकड़ रहा है, पैसे लाया,
तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन पानी के अंदर बाउंड्री कैसे लगाओगे? तैरते तैरते कहीं भी निकल गया, वहाँ से यहाँ, वहाँ कमा के ले आया। इतना ध्यान रखा इन्होंने छोटी छोटी चीज़ का। तो हमने इंडिया का टेरिटरियल वाटर भी हमारी टेरिटरी में लिया है। और इंडिया का टेरिटरियल वाटर कितना है? एक बेस लाइन है, बेस लाइन। उस बेस लाइन से ऐसा कहा जाता है, पानी को नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी इंडिया का है। खैर ये सब इसमें लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, याद रखना बस, कभी काम आ जाए। एक बेस लाइन बनी हुई है, उस बेस लाइन से हमने पानी को भी नाप रखा है। वहाँ से जितना भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी है ना मेरे बच्चों, वो भारत की सीमा का पानी माना जाता है। मतलब वहाँ तक आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो इंडिया के जीडीपी में आएगा। और 12 नॉटिकल माइल्स के आगे निकल गए फिर वो हमारा देश का पानी, फिर वहाँ आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो हमारे जीडीपी का पार्ट। तो पानी को भी हमने बांटा है। एयरक्राफ्ट, शिप, सबका ध्यान रखा। और एम्बेसी तो बता ही दिया मैंने। एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में हो वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट माना। क्या? एम्बेसी दुनिया के। अब अगर मैं आपको 3 नंबर 4 नंबर में पूछूं डोमेस्टिक टेरिटरी समझाओ, तो मुझे एक एक चीज़ चाहिए। क्या? पहला, फ्रीडम वाला कंसेप्ट, कि जिस एरिया में आप पर्सन, कैपिटल और गुड्स, पर्सन को फ्रीली सर्कुलेट करा सकते हो, तो वो एरिया क्या है आपकी? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट किस पे डिपेंड है? फ्रीडम पे। लेकिन अगर कोई दूसरे देश की एम्बेसी इंडिया में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट, क्योंकि उसमें हमारा फ्रीडम नहीं है, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट लिखोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन दीज 4 थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये 4 चीज़ें और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। शिप, एयरक्राफ्ट और वेसल्स, ये जहाँ से ऑपरेट हुए हैं वहीं की टेरिटरी में। अगर ये इंडिया से ऑपरेट हुए, एयर इंडिया कहाँ से ऑपरेट होता है? तो किसकी टेरिटरी में आएगा? कतर एयरलाइंस कहाँ से ऑपरेट होती है? तो किसकी टेरिटरी में जाएगी? और इंडियन टेरिटरियल वाटर को भी हमने नाप रखा है कि ये हमारा टेरिटरियल वाटर है। कितना है वो? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी भारत का माना जाता है। जैसे सरहद है ना, ज़मीन पे भी बाउंड्री है, आसमान में भी हमारा एयरबेस है और समुंदर में भी हमारा है। हर चीज़ नपी हुई है आज की तारीख में, सब चीज़ की बाउंड्रीज है ना। पहले ऐसा नहीं था ना, कोई कहीं भी घोड़ा लेके निकला, ये है यहाँ, ये यहाँ पे कब्जा कर लो, यहाँ मारा, कूटा, करा ये, और ये कब्जा हो गया। अब वो सब नहीं है, सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से, भाई ये आपकी टेरिटरी, ठीक है। फिर भी रशिया मानता नहीं है, घुस जाता है यूक्रेन में, ठीक है। तो इंडियन टेरिटरियल वाटर और एम्बेसी जहाँ से भी हो, अगर वो इंडिया की है तो वो इंडिया की टेरिटरी में ही आएगी। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंडियन एम्बेसी इन जापान कहाँ आएगा? इंडिया। इंडियन एम्बेसी चाइना में, इंडियन एम्बेसी रशिया में, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो एम्बेसी, वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता? ये सुन लो, ये तो आता है। क्या नहीं आता? सिंपल है। स्टूडेंट अगर विदेशों से पढ़ने आए हैं तो कितने भी साल पढ़े, वो इंडिया के पार्ट, इंडिया के रेसिडेंट। पेशेंट इलाज कराने आए हैं, वो कितने भी टाइम इंडिया में रहे, वो इंडिया के रेसिडेंट। टूरिस्ट घूमने आए हैं, वो कितने भी टाइम इंडिया में रहे, इंडिया के रेसिडेंट। बॉर्डर वर्कर्स जो बॉर्डर पे काम करते हैं और कई बार काम करते करते बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, वो इंडिया के रेसिडेंट। अभी इंडिया की जेल में हज़ारों लोग ऐसे कैद हैं जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की जेल में हज़ारों लोग इंडिया के भी हैं। ये बॉर्डर वर्कर्स है। जब हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है या दिवाली होती है, ईद होता है, इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम थोड़े थोड़े बॉर्डर वर्कर्स को रिलीज़ करते हैं एज अ गुड जेस्चर, अगर वो काम अच्छा करते हैं। पहले कोई आ गया इंडिया में तो हम तो पकड़ लेंगे फिर उसे, ठीक है। अगर हमारे पास एविडेंस मिलेगी नहीं ये तो वहाँ का सिटीज़न है, रास्ता भटक गया है, ठीक है, या तारों के नीचे से मुन्नी को छोड़ने आया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो फिर हम उसे भेज देंगे कि हाँ भाई तू जा मुन्नी को लेकर, ठीक है, या मुन्नी देने आया है तो दे जा, और लेने आया है तो ले जा। लेकिन अगर हमें संदिग्ध लगता है, हमें लगता है भाई ये तो डाउटफुल केस है, तो उठा के डाल देते हैं हम। और कई बार वो 20-20 साल तक जेल में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया के रेसिडेंट बॉर्डर वर्कर्स। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं
जो इंडिया के अंदर रहने के बावजूद भी इंडिया के कौन कौन बोले मैंने? बॉर्डर वर्कर्स, स्टूडेंट, पेशेंट, टूरिस्ट और एम्बेसी में काम करने वाले लोग, क्योंकि एम्बेसी में काम करने वाले लोग कभी इंडिया के हो ही नहीं सकते। जब एम्बेसी ही इंडिया की नहीं है वो, तो उसमें काम करने वाले लोग भी इंडिया के, उसमें जो भी लोग वो जहाँ हैं वहाँ जाए, वो हमारे पार्ट। ये कुछ ऐसे लोग बताए मैंने जो इंडिया में रहकर भी रेसिडेंट नहीं है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताई जो हमारे टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रीड करो एक बार। अपार्ट फ्रॉम अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रंटियर and territorial water, ship and aircraft, shipping vessel and natural gas pipeline, and embassy and military establishment। ये सब इंडिया के पार्ट माने। खुशी, इंडियन एम्बेसी कहाँ होगी? हाँ, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में कहाँ होगी? वो हमारे टेरिटरी का पार्ट। कौन सी? इंडियन एम्बेसीज। याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे, ऑल इंडिविजुअल लिविंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हो हमारे रेसिडेंट है, एक्सेप्ट इनको छोड़ के। विजिटर्स कौन है ये? टूरिस्ट। बॉर्डर वर्कर्स, ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स, ये जो फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स मतलब वही एम्बेसडर्स। क्रू मेंबर, ये जो कोई फॉरेन की वेसल्स में काम करते हैं ना, जो क्रू मेंबर्स, ये भी हमारे टेरिटरी का पार्ट। और पेशेंट और स्टूडेंट, ये भी हमारी टेरिटरी का पार्ट। या ऐसा बोलूँ, ये हमारे रेसिडेंट, डेस्पाइट के ये यहाँ पर रहते हैं, फिर भी ये हमारे रेसिडेंट। ये 5 लोग याद कर, ठीक है। कल ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से देख कर आना, रिकॉल करेंगे वापस से और फिर नया पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वेसल्स वो